हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट केमिकल इवोल्यूशन, अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ हमारा टॉपिक चल रहा था, जिससे रिलेटेड काफी सारी थ्योरीज मैं जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, जिसमें कि मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी ओपेरिन एंड हाल्डेन हाइपोथेसिस, जिसको आप केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी या आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग माना जाता था कि जो लाइफ इवोल्व हुई है वो किसी नॉन लिविंग मटेरियल से ही हुई है, यानी कि नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही लाइफ का ओरिजिन हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ये जो थ्योरी थी, ये केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, इट वाज गिवन बाय ओपेरिन एंड हाल्डेन। तो ये हमने यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन बताया था। केमिकल इवोल्यूशन के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अपने फर्स्ट लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको टाइप ऑफ इवोल्यूशन। तो टाइप ऑफ इवोल्यूशन मैं पहले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर चुका था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले होता है केमिकल इवोल्यूशन, उसके बाद होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो यहां पे जो मैंने आपको बताया केमिकल इवोल्यूशन, जो केमिकल इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, यानी कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग से लेके एटॉमिक स्टेज से लेके फर्स्ट प्रोटोबायोंट बनने तक का जो प्रोसेस होता है उसे आप केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो प्रोटोबायोंट बनने तक का जो प्रोसेस है उसे आप केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं। प्रोटोबायोंट से लेके फर्स्ट लिविंग सेल तक बनने का जो प्रोसेस है उसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि लिविंग सेल्स कैसे बनती है। तो प्रोटोबायोंट से लेके लिविंग सेल तक के बनने का जो सफर है, जो स्टेज है प्रोटोबायोंट से लेके लिविंग सेल बनने तक का स्टेज, उसको हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। सो लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही टाइप ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा चुका हूं, उसमें मैंने सबसे पहले आपको केमिकल इवोल्यूशन बताया। प्रोटोबायोंट बनने तक का जो प्रोसेस है उसे केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। प्रोटोबायोंट से लेके फर्स्ट लिविंग सेल बनने तक का जो प्रोसेस है इसको आप बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में कैटेगराइज करते हैं। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, दिस इज द process of evolution between प्रोटोबायोंट स्टेज से लेके फर्स्ट लिविंग सेल तक। तो प्रोटोबायोंट से पहली लिविंग सेल बनने तक का जो प्रोसेस है ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है। तो यहां पे जो प्रोटोबायोंट है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में प्रोटोबायोंट अंडरगोज इन इवोल्यूशनरी चेंजेस में जाता है और ये बनाता है फर्स्ट लिविंग सेल। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रोटोबायोंट क्या है, दिस इज द क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल से फर्स्ट लिविंग सेल बनने तक का जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है केमिकल इवोल्यूशन की स्टेज। सॉरी, नॉट केमिकल इवोल्यूशन स्टेज। अगली जो स्टेज होगी वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की स्टेज होगी। पहली जो स्टेज थी वो केमिकल इवोल्यूशन थी, इसके बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आता है। क्या आता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आता है। सो लिसन केयरफुली, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो प्रोटोबायोंट से फर्स्ट लिविंग सेल बनने तक का जो प्रोसेस है इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के स्टेप्स को आपको पता होना चाहिए। इन स्टेप्स के बारे में सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में मैं आपको ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट बताऊंगा। ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट के बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है ओरिजिन ऑफ इयोबायोंट, या आप प्रोटोसेल भी कहते हैं। सो ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट, उसके बाद ओरिजिन ऑफ इयोबायोंट और प्रोटोसेल। तीसरी जो स्टेज है हमारी वो है origin of
प्रोकैरियोटिक सेल, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। इसके बाद यहां पे कुछ और भी स्टेजेस हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ हेट्रोट्रोफ्स, इसके बाद ओरिजिन ऑफ फोटोट्रोफ्स, एंड लास्ट में जो आता है ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये स्टेजेस हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की। तो सबसे पहले प्रोटोबायोंट बना, यानी कि ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट। उसके बाद इयोबायोंट बना, ओरिजिन ऑफ इयोबायोंट और प्रोटोसेल के बाद प्रोकैरियोटिक सेल के बाद हम पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से कि सबसे पहले कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ। तो सबसे पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ। इसके बाद ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ओरिजिन ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ कैसे हुआ, और एट द एंड ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल कैसे हुआ। यूकैरियोटिक सेल के बाद का जो इवोल्यूशन आएगा उसको हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहेंगे। अबाउट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आई विल डिस्कस इन डिटेल। सबसे पहले हम यहाँ पे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां भी मैं ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट से स्टार्ट करता हूं। आपको ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट पता होना चाहिए, लिसन केयरफुली। ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट, अगर ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट की बात करें तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि प्रोटोबायोंट क्या है। प्रोटोबायोंट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। सो लिसन केयरफुली, व्हाट इज प्रोटोबायोंट। अगर प्रोटोबायोंट की बात करें तो प्रोटोबायोंट क्या है, ये है क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे आप क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। खासकर मैंने आपको बताया था पहले ही केमिकल इवोल्यूशन में, सबसे पहले कुछ एटॉमिक स्टेज होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये एटम्स होते हैं। जब ये कंबाइन होते हैं तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बाद कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलके बनता है क्लस्टर ऑफ सेल प्रोटोबायोंट। और बाद में यही प्रोटोबायोंट जो है लिविंग सेल में डेवलप होता है। ये मैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी में, ऑपेरिन एंड हाल्डेन हाइपोथेसिस में ऑलरेडी आपको स्टेप बाय स्टेप ये आपको बता चुका हूं। तो यहां पे जो प्रोटोबायोंट है, दिस इज द क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, और ये भी कह सकते हैं दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स के एग्रीगेशन से ही लिविंग सेल बनती है, लेकिन अभी लिविंग सेल का बनना बहुत दूर है। पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स का एग्रीगेशन हुआ, और एग्रीगेशन के बाद अभी भी लिविंग सेल नहीं बनी है। लिविंग सेल जब तक नहीं बनेगी जब तक उसमें सेल्फ डुप्लीकेशन एबिलिटी डेवलप ना हो जाए, जब तक उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी डेवलप ना हो जाए, जब तक उसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट ना हो जाए, और जब तक उसमें कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप ना हो जाए। तो जो प्रोटोबायोंट था ये कहीं ना कहीं एक कड़ी थी, एक लिंक था जो ये बताता है कि प्रोटोबायोंट जैसे स्ट्रक्चर से ही लिविंग सेल का ओरिजिन हुआ। तो प्रोटोबायोंट को आप लिविंग सेल नहीं कहेंगे। एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स हुआ है, लेकिन अभी भी लाइफ सेल, लिविंग सेल्स का क्राइटेरिया प्रोटोबायोंट जो है फुलफिल नहीं करता है। यहां पे कुछ जो है कैरेक्टर जो है अभी भी मिस हैं, राइट। तो सबसे पहले प्रोटोबायोंट को मैं डिटेल में बताना चाहता हूं। तो याद रहे, मैं फिर से बता रहा हूं, प्रोटोबायोंट क्या है, वो एक लिविंग सेल में कैटेगराइज नहीं करते हम, बट ये एक कड़ी है, ये एक लिंक है जो कि आपको ये बताती है कि लिविंग सेल इसके जैसे किसी स्ट्रक्चर से ही इवॉल्व हुई है। यहां पे एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स देखा जाता है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, सो लिसन केयरफुली। तो एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, और यू कैन से दिस इज द क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड।
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लस्टर या क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट यू कॉल्ड प्रोटोबायोन्ट्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये किसका क्लस्टर होगा? इसमें प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, इसमें पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, राइट, इसमें लिपिड्स भी हो सकते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। इसके बाद मैं बताता हूं आपको टाइप ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स कितने टाइप के थे? ऑपेरिन ने कौन सा प्रोटोबायोंट के बारे में बताया, ऑपेरिन का प्रोटोबायोंट को लेके क्या मत था। इसके बाद एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम था सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स साइंटिस्ट का क्या मत था अबाउट प्रोटोबायोंट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ऑपेरिन ने प्रोटोबायोंट का एक अलग मॉडल दिया और उनके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिडनी फॉक्स, उन्होंने प्रोटोबायोंट का अलग मॉडल दिया। तो प्रोटोबायोंट आपको समझ आ गया। प्रोटोबायोंट क्या है? क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप प्रोटोबायोंट कहते हैं। लेकिन प्रोटोबायोंट जो है लिविंग सेल की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है, तो इसको आप फर्स्ट लिविंग सेल कंसीडर नहीं कर सकते हैं। बट इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल है ओरिजिन ऑफ लाइफ में, इवोल्यूशन ऑफ लिविंग सेल में। आर यू गेटिंग और नॉट? सो लिसन केयरफुली। तो यहां पे हम बात करते हैं प्रोटोबायोंट्स की। ये जो प्रोटोबायोंट्स है ये दो टाइप के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोबायोंट्स। नंबर वन, कोवा सर्वेट। द टर्म कोवा सर्वेट, दिस इज कोवा सर्वेट प्रोटोबायोंट, इट वाज प्रपोज्ड बाय, ये किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था ऑपेरिन ने। ऑपेरिन ने कोवा सर्वेट नाम का टर्म दिया जो कि एक टाइप का प्रोटोबायोंट है। इसके बाद कोवा सर्वेट के बाद जो अगला टर्म है वो आता है आपका, ये हो गया प्रोटोबायोंट, कोवा सर्वेट, और दूसरा है माइक्रोस्फेयर। तो ये दो मॉडल है, एक कोवा सर्वेट और दूसरा माइक्रोस्फेयर, जो कि ये शो करता है कहीं ना कहीं इन्हीं से लिविंग सेल का इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन टेक प्लेस हुआ है। तो सबसे पहले हम कोवा सर्वेट की बात कर लेते हैं। एग्जाम में कोवा सर्वेट और माइक्रोस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लिसन केयरफुली। सबसे पहले कोवा सर्वेट की बात कर लेते हैं। ये कोवा सर्वेट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या है? क्लस्टर ऑफ लिविंग बीइंग है। क्या है? यहाँ पे जो प्रोटोबायोंट है वो जो है वो क्लस्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। देखिए यहाँ पे, इसके बाद बात करते हैं कोवा सर्वेट की। ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। देखिए प्लीज, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं यहां पे माइक्रोस्फेयर की। मैंने बताया प्रोटोबायोंट्स दो टाइप के हैं यहाँ पे, एक कोवा सर्वेट और दूसरा माइक्रोस्फेयर। ये माइक्रोस्फेयर जो है, राइट, अच्छा, कोवा सर्वेट को तो मैंने बताया ही नहीं आपको, सिर्फ मैंने अभी इतना बताया कि यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक कोवा सर्वेट होता है और दूसरा होता है माइक्रोस्फेयर। तो पहले मैं कोवा सर्वेट बताया दूं आपको क्या है ये कोवा सर्वेट। दिस मॉडल वाज गिवन बाय ऑपेरिन। ऑपेरिन नाम के जो साइंटिस्ट थे, ऑपेरिन फ्रॉम रशिया, उन्होंने दिया था ये मॉडल। तो कोवा सर्वेट की मैं बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज कोवा सर्वेट? कोवा सर्वेट जो है, दिस इज द राइट क्लस्टर ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, राइट। ऑपेरिन ने बताया जो कोवा सर्वेट है, प्रोटोबायोंट जो है, ये क्लस्टर ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक चीज मैं आपको बता दूं पहले ही, जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो ओशियन में हुआ है। आर यू गेटिंग और नॉट? ओशियन को में यहाँ पे यानी कि वाटर में जो है लाइफ का ओरिजिन हुआ है। लाइफ जो बनी है पहले वो वाटर में बनी है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो कोवा सर्वेट है वो क्लस्टर ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड है।
दिस इज द क्लस्टर ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। तो यहां पे लिविंग बीइंग का एक ही कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है कि ये जो कोवासर्वेट है ये साइज में बढ़ता रहता है। अगर यहाँ पे और प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड आगे इकट्ठा होता रहेगा तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, जो कि एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है। लेकिन अभी भी इसमें एबिलिटी नहीं है सेल्फ डुप्लीकेशन की। जब तक किसी में सेल्फ डुप्लीकेशन की एबिलिटी नहीं होगी तो उसको लिविंग कहना मुश्किल है। तो ये जो कोवासर्वेट है, दिस इज द ग्रुप ऑफ, दिस इज द क्लस्टर ऑफ प्रोटीन। ऑपरिन के हिसाब से कोवासर्वेट क्लस्टर ऑफ प्रोटीन एंड क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स है, क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स एंड क्लस्टर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स है। बट ये क्लस्टर ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, राइट, ये लिविंग सेल की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करते हैं। तो ये जो कोवासर्वेट स्ट्रक्चर है, दिस कोवासर्वेट स्ट्रक्चर डज नॉट फुलफिल द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सेल। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग सेल को ये फुलफिल नहीं करता, क्योंकि एक लिविंग सेल का कैरेक्टर होता है वो डुप्लीकेशन करती है। तो जब तक डुप्लीकेशन नहीं होगा तब तक ये लिविंग सेल का कैरेक्टर फुलफिल नहीं करेगा। तो ये सिर्फ इसमें प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड है। तो वैसे भी आपको पता है कि जो सेल का डुप्लीकेशन होता है वो न्यूक्लिक एसिड की वजह से होता है। तो जहां न्यूक्लिक एसिड होता है वहां पे सेल्स का डुप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे कोवासर्वेट में न्यूक्लिक एसिड नहीं है। इवन ये जो कोवासर्वेट है इसमें लिपिड भी एब्सेंट है। ऑपरिन ने जो प्रोटोबायोंट बताया, ये जो कोवासर्वेट है इसमें सिर्फ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड है, लिपिड इज आल्सो एब्सेंट। इसमें लिपिड भी एब्सेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि ये कोई भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता है एक लिविंग सेल की। लिविंग सेल की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो लिविंग सेल की एक आउटर बाउंड्री होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनी होती है। इस कोवासर्वेट में वो लिपिड भी एब्सेंट है। अगर इस कोवासर्वेट में वो लिपिड भी एब्सेंट है, आर यू गेटिंग और नॉट, और न्यूक्लिक एसिड भी नहीं है, तो ये ना तो डुप्लीकेशन करेगा और ना ही इसकी आउटर बाउंड्री बनेगी। जब तक किसी सेल की आउटर बाउंड्री नहीं बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनती है, तब तक उसको सेल्स की आइडेंटिटी में कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं हम लोग, सेल्स नहीं बता पाते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक था इसका। कोवासर्वेट में ना तो लिपिड होता है ना न्यूक्लिक एसिड होता है, इसलिए ना वो डुप्लीकेशन करती है ना ही उसकी एक आउटर बाउंड्री बनती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये कोवासर्वेट है। इज दैट क्लियर? तो कोवासर्वेट पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम माइक्रोस्फेयर की बात करते हैं। माइक्रोस्फेयर की जो मेन कंपोजिशन होती है वो लिपिड होती है, क्लस्टर ऑफ लिपिड। अगर लिपिड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो क्लस्टर ऑफ लिपिड जो बनेगा उसको माइक्रोस्फेयर कहेंगे। तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ लिपिड एंड कूल वाटर। दिस इज व्हाट, जैसे कोवासर्वेट इज द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, ऐसे ही माइक्रोस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ लिपिड एंड कूल वाटर। तो ये लिपिड और कूल वाटर का मिक्सचर है जिसको आप माइक्रोस्फेयर बोलते हैं, जिसको आप माइक्रोस्फेयर बोलते हैं। दिस इज द मिक्सचर ऑफ लिपिड एंड कूल वाटर, राइट। यहां पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिडनी फॉक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, जिनका नाम था सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने पहला माइक्रोस्फेयर बनाया जो कि एक प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फेयर था। इन्होंने प्रोटीन का माइक्रोस्फेयर डेवलप किया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सिडनी फॉक्स डेवलप प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फेयर। तो सिडनी फॉक्स ने प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फेयर को डेवलप किया, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रहे यहां पे प्रोटोबायोंट दो टाइप के हैं, कोवासर्वेट एंड माइक्रोस्फेयर। कोवासर्वेट दिस इज द मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, वहीं माइक्रोस्फेयर दिस इज द मिक्सचर ऑफ कूल वाटर एंड लिपिड। बट यहां पे सिडनी फॉक्स ने प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फेयर भी डेवलप किया। तो माना जाता है इन प्रोटोबायोंट जैसे क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल से, इनके एग्रीगेशन की वजह से लिविंग सेल्स का ओरिजिन हुआ है, लिविंग सेल डेवलप हुई है। So this is all about प्रोटोबायोंट। प्रोटोबायोंट के बाद अगली जो स्टेज है हमारी वो है इओबायोंट। ये भी आपको पता होना चाहिए, लिसन केयरफुली। सो द नेक्स्ट स्टेज इज इओबायोंट। इओबायोंट या प्रोटोसेल, कहीं कहीं पे कुछ बुक्स में इन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज भी किया है, ठीक है।
बट इयोबायोंट एंड प्रोटोसेल्स दोनों मिलते जुलते हैं। इयोबायोंट जो होते हैं और प्रोटोसेल्स, इन दोनों में ही सेल्फ डुप्लीकेशन एबिलिटी होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन एबिलिटी होती है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये इयोबायोंट एग्जैक्टली क्या है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का जो मिक्सचर है इसे आप इयोबायोंट कहते हैं। यानी कि इयोबायोंट क्या है, अपने आप में एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो आपको बात समझ आ गई। तो प्रोटोबायोंट में देयर वाज नो सेल्फ डुप्लीकेशन एबिलिटी, लेकिन जैसा कि इयोबायोंट न्यूक्लियोप्रोटीन है तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लिक एसिड में सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी की वजह से सेल डिवीजन भी होता है, राइट। तो यहाँ पे डीएनए या न्यूक्लिक एसिड में सेल्फ रेप्लिकेशन होता है और उस सेल्फ रेप्लिकेशन की वजह से सेल्स का डिवीजन होता है, यानी कि सेल्स में रिप्रोडक्शन भी होता है। यानी कहने का मतलब ये है इयोबायोंट और प्रोटोसेल्स वाज फर्स्ट लाइफ फॉर्म। ये पहली लिविंग सेल नहीं थी, बट आप इसको फर्स्ट लाइफ फॉर्म कंसीडर करते हैं। दिस इज नॉट सेल बट यू कैन कंसीडर एज फर्स्ट लाइफ फॉर्म। तो इयोबायोंट क्या है, ये मिक्सचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन है। अगर यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है इट मींस इट हैड सेल्फ डुप्लीकेशन एबिलिटी। इसके पास सेल्फ डुप्लीकेशन एबिलिटी थी और इस सेल्फ डुप्लीकेशन एबिलिटी की वजह से ये इयोबायोंट जो स्ट्रक्चर है ये अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन कर सकता है तो इट वाज कंसीडर्ड एज, इट इज कंसीडर्ड एज, इसको क्या कंसीडर किया जाता है, कंसीडर्ड एज फर्स्ट लिविंग फॉर्म। और ये जो पहली लिविंग फॉर्म बनी, दिस फर्स्ट लिविंग फॉर्म वाज डेवलप्ड, राइट। ये पहली जो लिविंग फॉर्म बनी, ये पहली जो लिविंग फॉर्म बनी ये भी एक्वेटिक कंडीशन यानी कि वाटर में ही डेवलप हुई। इज दैट क्लियर? फर्स्ट लिविंग फॉर्म वाज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोसेल और इयोबायोंट। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रोटोसेल और इयोबायोंट अलग अलग दिया हो तो आप प्रोटोसेल मोस्ट एप्रोप्रिएट लिखेंगे कि प्रोटोसेल जो है फर्स्ट लिविंग फॉर्म थी, राइट। इयोबायोंट एंड प्रोटोसेल दोनों मिलते जुलते स्ट्रक्चर थे, बट एग्जैक्टली फर्स्ट एप्रोप्रिएट लिविंग फॉर्म इज प्रोटोसेल। तो ये इट इज कंसीडर एज फर्स्ट लिविंग फॉर्म। इसको फर्स्ट लिविंग फॉर्म कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें सेल्फ डुप्लीकेशन एबिलिटी थी। यहीं पे आपने पढ़ा होगा वायरस। वायरस के भी सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। एग्जैक्टली क्या हुआ, इस इयोबायोंट स्ट्रक्चर से इवोल्यूशन के टाइम पे कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन सेपरेट हो गए और सेपरेट होने के बाद इनएक्टिव हुए, जो कि बाद में वायरस में इवॉल्व हुए हैं। वायरस के इवोल्यूशन को आप रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा प्रोग्रेसिव कैरेक्टर नहीं है। वायरस के पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, उसके पास ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियस है, ना साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है। तो अगर उसके पास ये कंपोनेंट नहीं है तो वायरस अपने आप में लिविंग सेल नहीं है। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन माना जाता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग का, राइट। क्योंकि ये होस्ट मशीनरी का इस्तेमाल कर लेता है और होस्ट मशीनरी में जाके, होस्ट सेल में जाके मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, अदरवाइज तो ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। तो यहीं पे वायरस का भी इवोल्यूशन हुआ जिसको आप रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, राइट। यहां पे फ्यू न्यूक्लियोप्रोटीन्स, कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स separated from इयोबायोंट्स। इयोबायोंट से कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन सेपरेट हो गए। अगर इयोबायोंट से कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन सेपरेट हो गए एंड बिकेम इनएक्टिव, और वो बाद में इनएक्टिव हो गए। सो फ्यू न्यूक्लियोप्रोटीन सेपरेटेड फ्रॉम इयोबायोंट एंड बिकेम इनएक्टिव। अगर कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है सेपरेट हो गए इयोबायोंट से और इनएक्टिव बन गए, तब इवोल्यूशन हुआ किसका, वायरस का। एंड इवॉल्व इनटू वायरस, एंड इवॉल्व इनटू वायरस। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वायरस के इवोल्यूशन को रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहते हैं। ये जरूरी नहीं है
कि इवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव ही हो, इवोल्यूशन रिट्रोग्रेसिव भी हो सकता है। रिट्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि उसमें प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ना डेवलप होके लो कैरेक्टर डेवलप होते हैं, यानी कि वहां पे लीस्ट कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, एडवांस कैरेक्टर के लिए आप प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर प्रोग्रेसिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एडवांस नहीं होते हैं, जो एडवांस के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उसके लिए आप रिट्रोग्रेसिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वायरस अपने आप में एक एडवांस कैरेक्टर नहीं है, इसलिए इसको रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन की कैटेगरी में रखा गया। यानी कि न्यूक्लियोबायंट से कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन सेपरेट हो गए और उन न्यूक्लियो प्रोटीन के सेपरेट होने के बाद वो वायरस में इवोल्व हुए। इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। सो दिस इज ऑल्सो बी नोन एज रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो ये बात आप याद रखिएगा रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे ईओबायंट से कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन सेपरेट हुए और बाद में इनएक्टिव होने के बाद वायरस में कन्वर्ट हो गए, दैट यू कॉल्ड रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, जिसे कि आप रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट ईओबायंट। तो मैंने आपको पहली स्टेज बताई प्रोटोबायंट, ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायंट, उसके बाद ओरिजिन ऑफ ईओबायंट। ईओबायंट क्या है? दिस इज द ग्रुप ऑफ और दिस इज द क्लस्टर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिक्सचर को आप ईओबायंट कहते हैं। ईओबायंट के बाद और प्रोटोसेल के बाद हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की। किसकी बात करते हैं? ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अगला जो स्टेप है, राइट, ये सेकंड स्टेप था, दिस इज थर्ड स्टेप, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट जो लिविंग सेल थी, फर्स्ट लाइफ फॉर्म की अगर बात करें तो प्रोटोसेल कहते हैं, फर्स्ट लिविंग सेल जिसको आप प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और माना जाता है पहली जो लिविंग सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, इट वाज इवॉल्व्ड बिफोर 3.9 बिलियन ईयर्स। एनसीईआरटी में ये 4 बिलियन ईयर्स दिया है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको करेक्ट करना है। 4 बिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई हमारे प्लेनेट पे, जो कि फर्स्ट लाइफ फॉर्म या फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलिए आप, फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लाइफ फॉर्म तो प्रोटोसेल थी, फर्स्ट लिविंग सेल जो इवॉल्व हुई लगभग 3.9 बिलियन, बट दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी 4 बिलियन ईयर्स। बिफोर 4 बिलियन ईयर्स पहली लिविंग सेल इवॉल्व हुई, राइट, जिसको आप प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो पहली जो सेल थी, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो इवॉल्व होते हैं कैरेक्टर, वो सिंपल कैरेक्टर इवॉल्व होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होते हैं। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करते हैं तो दोनों सेल्स में सबसे सिंपल सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें या ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले लीस्ट एडवांस कैरेक्टर डेवलप होता है, बाद में मोर एडवांस कैरेक्टर डेवलप होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल अपने आप एक सिंपल स्ट्रक्चर है, जबकि यूकैरियोटिक सेल अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो पहले सिंपल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कौन सी सेल इवॉल्व हुई, तो जो पहले सेल इवॉल्व हुई वो प्रोकैरियोटिक सेल हुई, उसके बाद में जो सेल इवॉल्व हुई वो यूकैरियोटिक सेल हुई। आर यू गेटिंग ऑन नोट? आपने पढ़ा होगा जो चैप्टर्स अपनी 11th क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो वहां पे देखना, वहां पे जो क्लासिफिकेशन दी है, जो टॉपिक्स सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं, जो टॉपिक्स आप सबसे पहले पढ़ते हैं, वो जो है इवोल्यूशन उनका सबसे पहले हुआ है। जैसे कि प्लांट किंगडम में सबसे पहले आप एल्गी पढ़ते हो, एल्गी सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, और एंजियोस्पर्म सबसे लास्ट में पढ़ते हो, सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है जो कि आपके सिलेबस में भी दी हुई है, 11th क्लास के सिलेबस में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में या प्लांट क्लासिफिकेशन में, सबसे पहले आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा पढ़ते हैं, तो मोनेरा सबसे सिंपल है। मोनेरा के बाद आप प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, फिर फंजाई पढ़ते हैं, फिर प्लांटी पढ़ते हैं, फिर एनिमिलिया पढ़ते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ती जाती है, ये एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को भी शो करता है। तो पहले मोनेरा इवॉल्व हुए, इसलिए आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मोनेरा को पढ़ते हैं। इस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं करते। ऐसा नहीं है कि पहले आप एनिमिलिया के बारे में जानेंगे उसके बाद मोनेरा के बारे में जानेंगे, पहले मोनेरा के बारे में जानिए। ये एक अपने आप में इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है।
तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल पहले इवॉल्व हुई, उसका ओरिजिन पहले हुआ एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लिविंग सेल वाज प्रोकैरियोटिक सेल, पहली जो लिविंग सेल थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक सेल से पहला जो स्ट्रक्चर था वो प्रोटोसेल था, राइट, बता चुका हूं मैं आपको। प्रोटोसेल्स में कुछ मॉडिफिकेशन डेवलप हुई, प्रोटोसेल्स जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स बन गया, राइट, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हाईली एफिशिएंट, राइट, कैरेक्टर डेवलप हो गई। आर यू गेटिंग और नॉट? तो उसके बाद वो जो है प्रोकैरियोटिक सेल बनी। तो प्रोटोसेल में एग्जैक्टली क्या हुआ, प्रोटोसेल में म्यूटेशन टेक प्लेस हुआ। क्या टेक प्लेस हुआ? म्यूटेशन टेक प्लेस हुआ, और जिसकी वजह से वो प्रोकैरियोटिक सेल में इवॉल्व हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स में इवॉल्व हुआ। प्रोटोसेल प्रोकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन में, राइट, सिंपल स्ट्रक्चर था, बट प्रोकैरियोटिक सेल प्रोटोसेल की कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुई है। तो प्रोटोसेल्स में म्यूटेशन हुआ और उस म्यूटेशन की वजह से प्रोकैरियोटिक सेल बन गई। तो यहां पे एक चीज आपको और मैं आपको बता दूं, लिविंग सेल का क्राइटेरिया है कि उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए। सेल्फ रेप्लिकेशन के साथ साथ म्यूटेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि म्यूटेशन वेरिएशन डेवलप करता है और वेरिएशन डेवलप होने की वजह से इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। तो म्यूटेशन भी एक लिविंग सेल का कैरेक्टर होता है। जहां पे म्यूटेशन नहीं होगा वहां पे लिविंग सेल का कैरेक्टर आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि लिविंग सेल है। लिविंग सेल है तो म्यूटेशन भी है। हालांकि वायरस में भी म्यूटेशन होता है, फास्ट रेट से म्यूटेशन होता है, बट लिविंग सेल का भी एक कैरेक्टर है कि वहां पे भी म्यूटेशन होगा, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से ही चेंजेस आते हैं, चेंजेस की वजह से वेरिएशंस आते हैं, और इन वेरिएशंस की वजह से ही इवोल्यूशन होता है। तो एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक सेल कैसे बनी? प्रोटोसेल्स में म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन की वजह से प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व हो गई, और प्रोकैरियोटिक सेल जो है, दिस प्रोकैरियोटिक सेल बिकम, याद रहे आपको, दिस प्रोकैरियोटिक सेल बिकम मोर एडवांस, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस बनी। ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली प्लीज। देखिए प्लीज, ध्यान दीजिए। दिस प्रोटोसेल्स का जो कैरेक्टर था, it become more complex than, sorry, prokaryotic cell become more complex than protocell. So this prokaryotic cell become more complex than protocell. complexity बढ़ती है evolution के साथ साथ, याद रहे। तो यहां पे protocell become more complex and, sorry, protocell नहीं, prokaryotic cell, क्योंकि प्रोटोसेल प्रोकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गई है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, the prokaryotic cell become more complex, prokaryotic cell become more complex, right, the prokaryotic cell become more complex and very efficient to use surrounding material. सराउंडिंग मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, फीड करने के लिए बहुत ही एफिशिएंट भी बन गई, एंड वेरी एफिशिएंट टू कंज्यूम सराउंडिंग मटेरियल। सराउंडिंग मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए ये प्रोटोसेल से ज्यादा एफिशिएंट हुई। सो दिस इज ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोटोसेल्स में म्यूटेशन हुआ, उससे प्रोकैरियोटिक सेल बनी जो कि मोर कॉम्प्लेक्स, मोर एफिशिएंट बनी, राइट। फर्स्ट लिविंग सेल इवॉल्व, याद रहे, फर्स्ट लिविंग सेल इवॉल्व बिफोर 3.9 बिलियन ईयर्स। आज से 3.9 बिलियन ईयर्स पहले पहली लिविंग सेल बनी। तो स्टेजेस मैंने बताई आपको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की। पहली स्टेज थी ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट, उसके बाद ओरिजिन ऑफ यूबायोंट, उसके बाद ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल से पहले मुझे ओरिजिन ऑफ
हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपके साथ डिस्कस करना है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी डिस्कस करना है, क्योंकि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद ही यूकैरियोटिक सेल्स का इवॉल्व हुआ, और वो कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। तो इससे पहले यूकैरियोटिक सेल के इवोल्यूशन से, हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुई है। कुछ साइंटिस्ट ने कुछ डिफरेंट थ्योरीज भी दी। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल ने कुछ दूसरी सेल्स को फीड कर लिया, और फीड करने के बाद वो सेल्स उनके अंदर सिम्बायोटिकली ग्रो करने लगी, और ग्रो करने की वजह से वो प्रोकैरियोटिक सेल बाद में यूकैरियोटिक सेल बन गई। तो यूकैरियोटिक सेल बनने के पीछे काफी सारी थ्योरीज है, हमें उसमें डिटेल में नहीं जाना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जितना पूछा जाता है मुझे सिर्फ उतना ही बताना है आपको, अदरवाइज तो हमारा जो सिलेबस है वो काफी डिले हो जाएगा, टाइम पे नहीं हो पाएगा, राइट। और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यू नो बेटा, लर्निंग इज एंडलेस प्रोसेस। लर्निंग जो है वो एंडलेस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होती है। इज दैट क्लियर? हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की अपनी एक डेप्थ है, बट यहां पे आपको याद रखना है, आपको उतना ही फोकस करना है जितना आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है। यहां पे आप कोई रिसर्च का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, या यहां पे आप पीएचडी स्कॉलर आपको नहीं बनना है, तो ज्यादा जानने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएं। क्योंकि ज्यादा पढ़ना क्योंकि हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की अपनी एक डेप्थ है। अगर आप हर टॉपिक की रिसर्च में जाएंगे तो आपके लिए वक्त कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा, और समय कम होने की वजह से आपके जो बाकी पोर्शन है, जो बाकी टॉपिक्स है, वो छूट जाएंगे। तो बायो को पढ़ते टाइम ये बातें बहुत जरूरी है याद रखना। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो फालतू के अननेसेसरी टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जिससे कि टाइम वेस्ट होता है और बाकी उनका अदर पोर्शन छूट जाता है, और फिर वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आपको बिल्कुल एक कन्फाइंड वे में पढ़ना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है, जितना आपको डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है। नहीं तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा अगर आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होगी पढ़ाई करने की। तो ज्यादा पढ़ने से कभी भी मार्क्स नहीं आते हैं, हमेशा इस बात को याद रखना। ज्यादा पढ़ने से कभी भी मार्क्स नहीं आते हैं। ज्यादा पढ़ने से राइट आपका टाइम वेस्ट होता है। हमेशा कन्फाइंड पढ़ने से, उतना पढ़ने से जितना जरूरी है, उसी से आप स्कोर करते हैं और उसी से आप अपने एग्जाम को क्रैक भी करते हैं। तो याद रहे, हमेशा कन्फाइंड वे में पढ़े। आर यू गेटिंग और नॉट? किसी भी सब्जेक्ट की डेप्थ में नहीं जाना है, किसी भी टॉपिक की। ये जितना मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आर यू गेटिंग और नॉट? मोर देन सफिशिएंट है, और इसको पढ़ के आप अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। भरोसा रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आपने देखा भी होगा जो टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं, तो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो मेरा जो अल्टीमेट पर्पस होता है पढ़ाने का, यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने का, मैं वही टॉपिक डिस्कस करता हूं जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जाम में। फालतू के टॉपिक डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। तो आगे देखिए, लिसन केयरफुली। इसके बाद क्या है, प्लीज लिसन टू मी। यहां पे बोर्ड साफ करने में बहुत मेहनत लगती है, ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए, इसके बाद है, ये हो गई प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन मोड का ओरिजिन कैसे हुआ। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। याद रहे, नेक्स्ट स्टेप है ओरिजिन ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। अगर बात करें हम ओरिजिन ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स की, तो पहले हेट्रोट्रॉफ्स डेवलप हुए। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि पहले इवॉल्व होने वाले ऑर्गेनिज्म कौन थे। तो ये जो इवॉल्व होने वाले पहले ऑर्गेनिज्म थे, ये थे कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। इनको कीमो हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं हम। तो पहली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी वो हेट्रोट्रॉफ थी, क्योंकि काफी सारा ऑर्गेनिक मटेरियल ओशियन में बन चुका था। इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन से इतना सारा ऑर्गेनिक मटेरियल बन गया कि प्रोकैरियोटिक सेल ने उसको फीड करना स्टार्ट कर दिया।
तो वहां पे एक तरीके से देखा जाए तो इस ऑर्गेनिक मटेरियल को फीड करना स्टार्ट किया प्रोकैरियोटिक सेल ने। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ है, फर्स्ट जो लिविंग सेल डेवलप हुई है, पहली जो प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप हुई है, वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में डेवलप हुई थी। उस टाइम पे हमारे प्लेनेट में ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर नहीं था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट लिविंग सेल है वो कहां इवॉल्व हुई। तो ये भी मैं पॉइंट लिख देता हूं, फर्स्ट लिविंग सेल was originated in reducing atmosphere। तो reducing atmosphere से पहली लिविंग सेल ओरिजिनेट हुई। यानी कि जो केमिकल इवोल्यूशन का प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस है वो आपका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में टेक प्लेस करता है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में टेक प्लेस नहीं करता है। तो पहली लिविंग सेल भी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में हुई, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हुई, ओरिजिनेट हुई, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में ओरिजिनेटेड नहीं हुई, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वहां पे और फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, लिसन केयरफुली। फर्स्ट लिविंग सेल वाज ओरिजिनेटेड इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। वो जो है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में पहली लिविंग सेल ओरिजिनेट हुई। इसको आप ओरिजिन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ओरिजिन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स भी एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ही हुआ, एक ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में नहीं हुआ। यानी कि पहले देखा जाए तो ओशन में जो है एनारोबिक कंडीशन थी। तो पहले अगर आपसे पूछा जाए एरोब इवॉल्व हुए या एनारोब इवॉल्व हुए, तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि पहले जो है एरोब्स इवॉल्व हुए। तो ये भी एग्जाम में मैंने गलत बोल दिया, सबसे पहले एनारोब्स इवॉल्व हुए, याद रहे। तो यहां पे इस बात का भी आप सीधा सा जवाब देंगे, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व फर्स्ट। पहले एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। जैसे कि पहले रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में पहली लिविंग सेल बनी, वैसे ही पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो एक एनारोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म था। तो एनारोबिक एनवायरनमेंट में इन प्रोकैरियोटिक सेल ने ऑर्गेनिक मटेरियल को फीड करना स्टार्ट किया, फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ? फर्मेंटेशन। जो पहला प्रोसेस स्टार्ट हुआ फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम करना स्टार्ट किया इन प्रोकैरियोटिक सेल ने, जिसको आप फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। तो यहां पे ये जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है या प्रोकैरियोटिक सेल आप इनको बोलते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्टेड टू कंज्यूम अवेलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल को फीड करना स्टार्ट किया बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? फर्मेंटेशन प्रोसेस से, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से उन्होंने जो इवोल्यूशन होके ऑर्गेनिक मटेरियल बना था उसको फीड करना स्टार्ट किया। यानी कि ये क्या हो गई? कीमो हेटेरोट्रॉफ। सो फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो डेवलप हुआ, याद रहे, फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो था कीमो हेटेरोट्रॉफ्स। कीमो हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि इन बैक्टीरियाज ने, राइट, या इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ने जो भी ओशन में ऑर्गेनिक मटेरियल था उसको कंज्यूम करना स्टार्ट किया फर्मेंटेशन प्रोसेस से। और ये एनारोबिक थे। एनारोबिक इसलिए थे क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। पहली लिविंग सेल कहां इवॉल्व हुई? पहली लिविंग सेल भी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ही इवॉल्व हुई। तो ये याद रहे आपको, सो लिसन केयरफुली। तो ये हो गया हेटेरोट्रॉफ का ओरिजिन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। अब मैं बात करता हूं ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। याद रहे, ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ। तो नेक्स्ट इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज कीमो ऑटोट्रॉफ एंड नंबर 2 इज
सॉरी, यहां पे नंबर 1 इज कीमो ऑटोट्रॉफ, राइट। तो मैं कितने टाइप के ऑटोट्रॉफ बता रहा हूं आपको, सॉरी, हाँ, नंबर 1 इज कीमो ऑटोट्रॉफ एंड नंबर 2 इज फोटो ऑटोट्रॉफ। तो पहले कीमो ऑटोट्रॉफ ओरिजिनेट हुए, कीमो ऑटोट्रॉफ इवॉल्व हुए, उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉफ इवॉल्व हुए, और जब फोटो ऑटोट्रॉफ इवॉल्व हुए तब कहीं जाके यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुई। तो याद रहे, हम पहले कीमो ऑटोट्रॉफ के ओरिजिन की बात करते हैं। तो ये क्या चल रहा है हमारा, ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ। तो ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफ में पहले मैं कीमो ऑटोट्रॉफ की बात कर लेता हूं। नंबर 1 कीमो ऑटोट्रॉफ। ये जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे, देखिए मैंने बताया आपको पहले हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ। ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कब डेवलप हुआ, जब ओशियन में प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल था। जब ओशियन में प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल था जो कि केमिकल इवोल्यूशन से डेवलप हुआ था, उस प्लेंटी ऑर्गेनिक मटेरियल को इन्होंने स्टार्ट किया फीड करना फर्मेंटेशन प्रोसेस से, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो एनारोबिक प्रोसेस था हुआ। फर्मेंटेशन भी एनारोबिक प्रोसेस है, ये ऑर्गेनिज्म भी एनारोबिक ही थे, राइट। तो जैसे जैसे हेटेरोट्रॉफ मोड डेवलप हुआ, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डेवलप होने के बाद प्रोकैरियोटिक सेल ने उस ऑर्गेनिक मटेरियल को फीड करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल पूरी तरीके से डिसअपीयर होता ओशियन से, तो वहां पे अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हो गया। तो याद रहे, जैसे ही पहले प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल था, तो प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल के केस में हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे, राइट। क्योंकि वो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को फीड करते थे। लेकिन जैसे ही उस ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी होने लगी, वो एग्जॉस्ट होने लगा, इससे पहले वो डिसअपीयर हो, तो अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ, जिसको आप ऑटोट्रॉफ या कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इवॉल्व हुआ, कीमो हेटेरोट्रॉफ, उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफ, और लास्ट में फोटो ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो याद रखिएगा, बिफोर disappearing of all organic material from ocean, before disappearing of all organic material from ocean, ओशियन से पूरे ऑर्गेनिक मटेरियल के डिसअपीयरेंस से पहले ही डेवलप्ड दी कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओशियन से सारा ऑर्गेनिक मैटर गायब होने से पहले, डिसअपीयर होने से पहले, क्योंकि उसको फीड किया जा रहा है, उसको जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो फीड कर रहे हैं, उसके गायब होने से पहले यहां पे कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डेवलप हो गया। इज दैट क्लियर? कीमो ऑटोट्रॉफिक ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप अपनी 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, राइट। ये आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब मैं आपको बता देता हूं फिर से, हालांकि आप एक बार पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी इस टॉपिक को पढ़ाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में भी पढ़ाते हैं। अब फिर से यहाँ पे इवोल्यूशन में भी आ गया, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है कि पहले कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ। तो याद रहे, पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो कीमो हेटेरोट्रॉफ, उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफ, और एट द एंड फोटो ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डेवलप हुआ। तो ये बातें, ये इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। तो ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली। तो इसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हो गया, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ये आपको याद होना चाहिए। लिसन केयरफुली, व्हाट विल हैपन इन कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या है,
इन कीमो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म ने क्या काम करना स्टार्ट किया, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल तो रहा ही नहीं, तो इन्होंने इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके अपना फूड बनाना स्टार्ट कर दिया इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं, लेकिन सनलाइट के एब्सेंस में जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे आप कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? एग्जैक्टली ऐसा नहीं था कि वो सनलाइट के एब्सेंस में हुआ, एग्जैक्टली ऐसा था कि वो क्लोरोफिल के एब्सेंस में हुआ। जब कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो ओरिजिनेट हुआ तब क्लोरोफिल नहीं हुआ था, बाद में क्लोरोफिल डेवलप हुआ, क्लोरोफिल बनने की वजह से फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डेवलप हो गया। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, लिसन केयरफुली। तो यहां पे नेक्स्ट इज इन कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स स्टार्टेड टू सिंथेसाइज, इन्होंने सिंथेसाइज करना स्टार्ट किया, सिंथेसाइज देयर फूड, अपना फूड बनाना स्टार्ट कर दिया, अपना खुद का ऑर्गेनिक मैटर बनाना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक material. So in the absence, it was this mode of nutrition was in absence of what? In absence of what? In absence of chlorophyll. ये जो mode of nutrition develop हुआ, this mode of nutrition developed, this mode of nutrition developed in absence of क्लोरोफिल। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लोरोफिल की एब्सेंस में डेवलप हुआ, तो कीमो ऑटोट्रॉफ। इसके बाद हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ की, और फिर हम आएंगे यूकैरियोटिक सेल के इवोल्यूशन पे। तो इसके बाद देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो सेकंड इज फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डेवलप करने के लिए क्लोरोफिल डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? क्लोरोफिल डेवलप हुआ सबसे पहले। तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल या ओरिजिन ऑफ क्लोरोफिल टेक प्लेस, ओरिजिन लिखिएगा। तो इसको डेवलप करने से पहले, इसके ओरिजिन से पहले ओरिजिन हुआ, किसका ओरिजिन हुआ? क्लोरोफिल का ओरिजिन हुआ। ओरिजिन दी क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का ओरिजिन हुआ बिफोर दी ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल या फोटो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफ के ओरिजिन से पहले क्लोरोफिल बना। एंड फर्स्ट, याद रहे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो पहले ओरिजिनेट हुआ, जो पहले इवॉल्व हुआ, तो पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म किसको माना जाता है? ये जो पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था ये ब्लू ग्रीन एल्गी था, और ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अभी तो यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व ही नहीं हुई है, अभी तो प्रोकैरियोटिक सेल ही चल रही है भाई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था वो ब्लू ग्रीन एल्गी था, और इस ऑर्गेनिज्म ने क्लोरोफिल को डेवलप किया, और जैसे ही क्लोरोफिल बन गया तो क्लोरोफिल के बाद जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और जैसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट हुआ वैसे ही धीरे धीरे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन याद रहे फोटोसिंथेसिस अगर आपने पढ़ा हो, फोटोसिंथेसिस भी दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक ऑक्सीजनिक और दूसरा नॉन ऑक्सीजनिक। तो हम बात करते हैं पहले जो फोटोसिंथेसिस हुआ इवॉल्व, वो एक नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस था, राइट। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था। तो ये भी आपको याद रहे ये फर्स्ट ऑक्सीजनिक था। क्या था ये फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक था जो कि ऑक्सीजन इवॉल्व करता था। तो एक सेकंड में इसको आपको बाद में ही लिखवाता हूं। अगर खाली फोटोसिंथेटिक पूछा जाए तो फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं था, क्योंकि पहले जो फोटोसिंथेटिक था वो एक नॉन ऑक्सीजनिक था। तो याद रहे फोटो ऑटोट्रॉफ्स में भी एक नॉन ऑक्सीजनिक होता है और एक ऑक्सीजनिक होता है, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो जो फर्स्ट इवॉल्व हुआ, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोसेस
जो पहला फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था वो नॉन ऑक्सीजनिक था। नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब द फोटोसिंथेसिस विच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ वाटर, और ये कह सकते हैं आप फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस राइट अदर देन वाटर। तो पहले आपने अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ा हो तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो कि वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है वो वाटर से होता है। ये आपको पता ही है, पहले से ही जानते हैं आप। तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो पहले फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे, फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे, वो नॉन ऑक्सीजनिक थे, लाइक सल्फर बैक्टीरिया वगैरह। तो सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो अगर वाटर की जगह कोई दूसरा हाइड्रोजन डोनर इस्तेमाल होगा, राइट, हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल होगा, तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, एंड दैट्स व्हाई यू कॉल्ड इट नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये आपको याद रहे। तो यहाँ पे फर्स्ट फोटोसिंथेसिस कौन सा था, नॉन ऑक्सीजनिक, यानी कि जिसमें नॉट इवॉल्विंग ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हुई, एंड यूजिंग ऑफ, पहला पॉइंट, एंड यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एट द प्लेस ऑफ वाटर। तो वाटर की जगह ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे केमिकल का इस्तेमाल करते थे। अगर वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे केमिकल का इस्तेमाल करेंगे ये बैक्टीरिया, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करेंगे, ये यहाँ पे सल्फर इवॉल्व करेंगे। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है सल्फर बैक्टीरिया। तो याद रहे ब्लू ग्रीन एल्गी से पहले भी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन वो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते थे। ब्लू ग्रीन एल्गी पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता था। लेकिन नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, अगर खाली फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये सल्फर बैक्टीरिया है। सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया आपने पढ़े होंगे, ये नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ऑर्गेनिज्म से पहले ये इवॉल्व हुए, ये आपको याद रहना चाहिए। सो लिसन केयरफुली। इसके बाद में नॉन ऑक्सीजनिक के बाद में किसका इवॉल्व हुआ, बाद में जो इवॉल्व हुए ऑक्सीजनिक के बाद, नॉन ऑक्सीजनिक के बाद जो बाद में इवॉल्व हुए वो हुए ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन रिलीज करता था, ऑक्सीजन इवॉल्व करता था, वो था ब्लू ग्रीन एल्गी, वो था ब्लू ग्रीन एल्गी। तो याद रहे, ब्लू ग्रीन एल्गी था पहला ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। तो नॉन ऑक्सीजनिक वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते थे, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ऑक्सीजन की जगह सल्फर निकलता था, तो वो नॉन ऑक्सीजनिक थे। अब हम ऑक्सीजनिक की बात करते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोफ, पहला ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोफ था ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि वो ऑक्सीजन इवॉल्व करता था। अब यहां पे पूरी कहानी में, इवोल्यूशन की हिस्ट्री में एक क्लाइमेक्स आ गया है, एक नया चेंज आ गया है। आर यू गेटिंग और नॉट? बिल्कुल टर्न हो गई है यहाँ पे स्टोरी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी इवॉल्व हो चुके हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी के इवोल्यूशन के बाद जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, फर्स्ट लिविंग सेल रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में बनी, जहां पे फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस डेवलप हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे ऑर्गेनिज्म में, वैसे ही यहाँ पे जो है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो ये बात आपको याद रहे, सो लिसन केयरफुली। तो फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉफ इट वाज ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी स्टार्ट टू इवॉल्व ऑक्सीजन इवॉल्व स्टार्ट कर दी इसने। और जैसे इसने ऑक्सीजन इवॉल्व करनी स्टार्ट की, ये ऑक्सीजन इवॉल्व क्यों करता था?
क्योंकि ये इसने वाटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, आपने मेरी बात को ध्यान से पढ़ा हो, ध्यान से सुना हो, आर यू गेटिंग और नॉट? वाटर का इवोल्यूशन पहले ही हो चुका है। हमारे प्लेनेट पे, हमारी धरती पे पहले पानी आया। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, ये सारे स्लोगन्स आपने पढ़े होंगे। इज दैट क्लियर? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, ये सब आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो पानी पहले आया, पानी के बाद लाइफ आई, राइट? ये तो कंपलसरी हुआ कि पानी के बाद लाइफ आई, लेकिन उस पानी का ऑर्गेनिज्म ने फूड सिंथेसिस में करना इस्तेमाल किया। अब जब ब्लू ग्रीन एल्गी बना, ब्लू ग्रीन एल्गी पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसने वाटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और जैसे ही उसने वाटर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, वैसे ही वहां पे ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन मिलनी स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया? धीरे धीरे वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जहां पे ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था, अब ऑक्सीजन बननी स्टार्ट हो गई। यानी कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी वर माइलस्टोन फॉर ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन के लिए इनको माइलस्टोन माना जाता है। ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने वाटर का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म किया और ऑक्सीजन इवॉल्व करनी स्टार्ट कर दी। अब ऑक्सीजन धीरे धीरे प्लेनेट पे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर कन्वर्ट होने के बाद यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व होगी। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आर यू गेटिंग और नॉट? ध्यान दीजिएगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी स्टार्ट टू इवॉल्व ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से दैट रिजल्ट्स टू इवोल्यूशन ऑफ, इवोल्यूशन नहीं, रिवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन हो गया हमारे प्लेनेट पे। ऑक्सीजन आ गई। देखिए, दैट रिजल्ट्स टू रिवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कमाल का प्रोसेस है ये। अब प्लेनेट पे ऑक्सीजन आ गई और जैसे ही ऑक्सीजन आई, देखिए ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बनाना स्टार्ट कर दिया ओजोन। तो अब इससे पहले हार्मफुल रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हमारे प्लेनेट पे आती थी। अब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी आनी बंद हो जाएंगी क्योंकि ओजोन बना दी। इसके बाद ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन के बाद ओजोन की थिकनेस बढ़ती गई और एट द एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रुक गए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और हमारा जो प्लेनेट है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट हो गया। आर यू गेटिंग और नॉट? अब ओजोन भी बन चुकी है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन हुआ, ओजोन बन गई। अब हम चलते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरफ। ध्यान दीजिएगा। नाउ हम ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स की बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। पहली जो यूकैरियोटिक सेल बनी, ये डाटा, ये कैलकुलेशन हर बुक में अलग अलग है, राइट? तो जनरली ये डाटा नहीं पूछा जाता है कि कितने साल पहले क्या हुआ। ये डाटा कितने साल पहले क्या हुआ, कितने साल पहले किसका ओरिजिन हुआ, या कितने साल पहले क्या इवॉल्व हुआ, जो भी डाटा एनसीईआरटी में दिया है सिर्फ वही पढ़ना है, फालतू का डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। पहली फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल जो इवॉल्व हुई, यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुई। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल प्रोटोसेल से इवॉल्व हुई थी, ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुई। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। पहली यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुई एंड फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल जो हमारे प्लेनेट पे बनी, पहली यूकैरियोटिक सेल ओरिजिनेट कब हुई? ओरिजिनेट हुई कब हुई? ओरिजिनेटेड कब हुई? 2.7 बिलियन ईयर्स बिफोर। 2.7 बिलियन ईयर्स बिफोर पहली यूकैरियोटिक सेल बनी। लेकिन यूकैरियोटिक सेल बनने के पीछे भी एक क्राइटेरिया है। यूकैरियोटिक सेल बनने के पीछे क्राइटेरिया क्या है? वो है ऑक्सीजन। जब तक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था तब तक यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर आया, जैसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी बने, जैसे ही ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हुआ, जैसे ही ऑक्सीजन निकलनी स्टार्ट हुई, वैसे ही ऑक्सीजन का रिवॉल्यूशन हुआ। और जैसे ही ऑक्सीजन का रिवॉल्यूशन हुआ, अब यहां पे ऑक्सीजन के रिवॉल्यूशन के साथ साथ
क्या हुआ, इस ऑक्सीजन के रिवॉल्यूशन के साथ साथ यहां पे एक नया मोड ऑफ एक नया मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हो गया। अब तक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते थे, लेकिन अब ऑर्गेनिज्म ने एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो गया, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ गई, और जैसे ही एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो गया, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ गई, वैसे ही एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हुआ। तो ऑक्सीजन के रिवॉल्यूशन के बाद एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हुआ। जब तक एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप नहीं होता तब तक यूकैरियोटिक सेल नहीं बनती। इसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा आपको, तो ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल ओरिजिनेटेड 2.7 बिलियन ईयर्स बिफोर, एंड आफ्टर दैट नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन था, मोड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आल्सो डेवलप। क्या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन पॉसिबल था क्या? नहीं था, क्योंकि फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। अब फ्री ऑक्सीजन मिल गई है, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन हो गया है, तो एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हो गया। अब जैसे ही एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हुआ, तो एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में देखो, आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन चैप्टर, मैंने 11th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। वहां पे मैंने बताया था कि एरोबिक और एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी बनती है वो एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में बनती है। एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में 20 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और 20 टाइम्स मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। और माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ी, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी भाई। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल और वेल एफिशिएंट टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, टू रिलीज ए ट्रमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक ट्रमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इज वेल एफिशिएंट। अब इस सेल के पास कोई चारा नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया को आना ही पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को इवॉल्व होना ही पड़ेगा। तो एट द एंड माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ, न्यूक्लियस इवॉल्व हुआ, अदर कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल्स इवॉल्व हुए, और सभी का इवॉल्व होने के बाद एट द एंड एक कॉम्प्लेक्स सेल बन गई, जिसे आप यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो ये थी यूकैरियोटिक सेल के बनने की कहानी या ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। लिसन केयरफुली। तो इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन डेवलप हुआ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration is more efficient to produce energy as compared to anaerobic respiration. Are you getting or not? So due to development of aerobic respiration, evolved mitochondria, nucleus and other cell organelles. जैसे जैसे एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हुआ, अदर सेल ऑर्गेनल्स, इन सब का लेना देना क्या है? एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा बनती है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में ज्यादा चाहिए, और ज्यादा मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर काफी नहीं है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप होना जरूरी है। बाकी सेल, सारे सेल ऑर्गेनल्स डेवलप होने भी जरूरी है। इसी के साथ यहाँ पे आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन खत्म होता है यूकैरियोटिक सेल के साथ। अब यूकैरियोटिक सेल में फिर से आगे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप होगी। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बनेगा, और फिर उन मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म में भी चेंजेस आएंगे, और उन चेंजेस को उनमें इवोल्यूशन टेक प्लेस करेगा। तो यूकैरियोटिक सेल से आगे का जो सफर है, यूकैरियोटिक सेल से मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म में चेंजेस होने का जो सफर है, आर यू गेटिंग और नॉट, वो हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आई विल स्टार्ट बाय नेक्स्ट लेक्चर। तो एक चीज और यहां पे समझ लीजिए, राइट, ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल भी पजल ना हो जाए, तो इसको मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में फिर से बता देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, हार्डली इट विल टेक 5 or 10 मिनट्स, तो प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए। देखिए,
एक फ्लो चार्ट की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूं। प्लीज। तो सबसे पहले एटॉमिक स्टेज, एटम से कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। ये केमिकल इवोल्यूशन में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। कुछ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, याद रहे ये सीक्वेंसिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्रीगेट हुए तो कॉम्प्लेक्स, ये सब एग्रीगेशन चल रहा है और इसके लिए हाई एनर्जी चाहिए। और हमारे प्लेनेट पे मिलर एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, हमारे प्लेनेट पे हाई एनर्जी थी वोल्केनो इरप्शन की वजह से, लाइटनिंग की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, सारे एनर्जी सोर्स थे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहला स्ट्रक्चर बना प्रोटोबायोंट, बता चुका हूं। तो यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस है, प्रोटोबायोंट तक का जो प्रोसेस है, इसे आप केमिकल इवोल्यूशन कहेंगे। और प्रोटोबायोंट के बाद इओबायोंट बना, इओबायोंट या प्रोटोसेल आप कहते हैं। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुई। प्रोकैरियोटिक सेल के बाद, प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ, हेटेरोट्रोफ्स बने। हेटेरोट्रोफ्स के बाद ऑटोट्रोफ्स बने। ऑटोट्रोफ्स में पहले क्या इवॉल्व हुए? कीमो ऑटोट्रोफ्स। याद रहे पहले क्या इवॉल्व हुए? पहले कीमो हेटेरोट्रोफ, फिर कीमो ऑटोट्रोफ। आर यू गेटिंग और नॉट? उसके बाद कीमो ऑटोट्रोफ्स। कीमो ऑटोट्रोफ्स के बाद नॉन ऑक्सीजनिक, याद रहे नॉन ऑक्सीजनिक, नॉन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोफ। इसके बाद नॉन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोफ्स बने। और नॉन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोफ के बाद ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोफ बने, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। फोटो ऑटोट्रोफ लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी बनने की वजह से उसने रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। ऑक्सीजन, प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन बननी स्टार्ट हो गई। ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन हुआ। और ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन के बाद कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप हुआ? ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन के बाद न्यूट्रिशन नहीं, मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हुआ, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। और जिस एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बाद यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुई। तो ये यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुई। तो प्रोटोबायोंट तक केमिकल इवोल्यूशन है और बाकी आगे का जो सारा प्रोसेस है वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आता है। तो इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और नोटबुक में लिखिएगा इसको। तो सबसे पहले एटम्स, फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हुए तो प्रोटोबायोंट बना। उसके बाद इओबायोंट बना। इओबायोंट में सेल्फ डुप्लीकेशन एबिलिटी डेवलप होगी। प्रोटोबायोंट में सेल्फ डुप्लीकेशन एबिलिटी नहीं थी। इओबायोंट से कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन बाहर निकल गए, वायरस बने। और इस वायरस के बनने को प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद प्रोटोसेल्स में म्यूटेशन हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल बनी। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले कीमो हेटेरोट्रोफ्स बने और कीमो हेटेरोट्रोफ्स के बाद कीमो ऑटोट्रोफ्स, फिर कीमो ऑटोट्रोफ्स के बाद फोटो ऑटोट्रोफ्स में नॉन ऑक्सीजनिक, उसके बाद ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोफ। और ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रोफ से क्या हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन निकालनी स्टार्ट की, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन हुआ, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हुआ। और जैसे ही एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हुआ वैसे ही यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हो गई। इज दैट क्लियर? तो ये था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसी के साथ आज के लेक्चर में बस इतना ही, यहीं तक था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसके बाद जो अगला लेक्चर है मेरा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा अबाउट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के एविडेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।